आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, सारे के सारे पैसे दे दिए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके पास है। अब आपके मन में तो एक क्लैरिफिकेशन होगा कि इस प्रॉपर्टी का जो मैंने पैसे दिए हैं इसका मालिक मैं हूं, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कुछ सालों के बाद आपके पास कोर्ट का नोटिस आता है और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इस फला फला प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं हो, कितना अजीब लगेगा। बहुत सारे लोग भारत के अंदर यही बात सोचते हैं कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम पे हो गई है ना, तो ये प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं बन चुका हूं। तो इसी बात को क्लैरिफाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट के अंदर करने की कोशिश करी है और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ही आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा, वरना आप जाइएगा 10 जगह जाइएगा, आपको हर एक व्यक्ति अलग अलग बातों में उलझाकर आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि ये 3 चीजें अगर आप चेक कर लोगे और पूरा रिकॉर्ड आप चेक कर लोगे तो कभी भी आपको धोखा खाने की जरूरत नहीं मिलेगी और कभी भी आप धोखा प्रॉपर्टी के खरीदते टाइम पे कभी नहीं खाओगे। ना ही कोर्ट से आपको कोई नोटिस आएगा और ना ही आपके मालिकाना हक के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट आएगा कभी जीवन में। याद रखिएगा। सबसे पहली बात मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं और इस केस के अंदर क्या एक डिफरेंशिएशन आया था जिस वजह से ये मामला आया और मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाने के लिए आया हूं। पहले जजमेंट का नाम देख लो, महनूर फातिमा इमरान एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। सबसे पहली बात एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति और ये बी नाम का व्यक्ति है। इन प्रॉपर्टी ये है, बी नाम का व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेचने वाला व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीदने वाला व्यक्ति है। ठीक है, इसने बोला भाई मैं ये जो प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। ए नाम का व्यक्ति बोलता है हाँ मैं खरीदना चाहता हूं। तो ऐसे केस में दोनों ने अपना एक एग्रीमेंट बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल अपना तैयार कर लिया। अब यहां पे ही छोटी सी गलती, छोटी क्या बहुत बड़ी गलती आगे चल के बन जाएगी ये वाली। यहां पे ये जो सेल एग्रीमेंट है ना, इसको कानूनी रूप से रजिस्टर कराना जरूरी होता है। कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो जिसको कानूनी भाषा में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इसे आपको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। ये कहां लिखा हुआ है? आप अगर कानूनी भाषा का समझ रखते हो तो सेक्शन 23 के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर ये बात साफ लिखी हुई है। चलो जी, और कितने महीनों के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कराना जरूरी है? 4 महीने के अंदर अंदर आपको अपना ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना जरूरी है। ये 4 महीने कब से शुरू होते हैं भाई? जिस दिन आपने ये सेल एग्रीमेंट बनाया, सेल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बनाया तो 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास जाके डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। तो ए और बी ने दोनों ने एक ये गलती कर दी। चलो जी, अब ये गलती करने के बाद ए नाम के व्यक्ति ने पूरे पैसे बी नाम के व्यक्ति को दे दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इसने देख लिए होंगे, रजिस्ट्री भी इसने अपने नाम पे करा ली होगी, बी नाम के व्यक्ति ने इसके नाम पे रजिस्ट्री भी करा ली है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ? ए नाम के व्यक्ति के पास में रजिस्ट्री आ गई है, रजिस्टर्ड हो गई है, ये वाली प्रॉपर्टी इसके नाम पे रजिस्टर हो गई है। ए नाम के व्यक्ति को लगता है कि चलो ठीक है यार, अब तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो प्रॉपर्टी का मालिक है मैं बन चुका हूं। ए नाम के व्यक्ति के पास कुछ टाइम के बाद में ए नाम के व्यक्ति ने एक और डॉक्यूमेंट तैयार करा सी नाम के व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और एग्रीमेंट टू सेल यहां पे तैयार करा। एग्रीमेंट टू सेल को यहां पे अब ये रजिस्टर करा दिया। अब जब ये रजिस्टर करा दिया सी नाम के व्यक्ति के नाम पे, रजिस्ट्री होने के बाद सी नाम का व्यक्ति खुश होगा कि हाँ यार अब तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई है। लेकिन नहीं, यहां पे जो ये प्रॉपर्टी को बेचने का, खरीदने का सवाल जो शुरू हुआ था वो बी नाम के व्यक्ति के यहां से हुआ था। क्या बी ने जब प्रॉपर्टी ए को बेची थी एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे, क्या ये एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड था? नहीं था। तो जब ये एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड ही नहीं था, यानी कि अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के बेसिस पे प्रॉपर्टी बेची गई है, प्रॉपर्टी खरीदी गई है, रजिस्ट्री कराई गई है, तो ऐसे केस में ए नाम के व्यक्ति मालिक को मालिकाना हक मिला था? नहीं मिला था, नहीं मिला था, नहीं मिला था। तो जब ए नाम के व्यक्ति के पास मालिकाना हक था ही नहीं, तो ए नाम का व्यक्ति क्या सी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो क्या ये अपने आप में एग्रीमेंट टू सेल ए नाम के व्यक्ति ने जो सी के बेसिस पे रजिस्टर्ड अपना करा के सेल एग्रीमेंट करा दिया है, तो ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे जो सी नाम के व्यक्ति के लिए एग्रीमेंट टू सेल बनाया गया, रजिस्टर कराया गया, क्या ये वैलिड है? नहीं है, वैलिड नहीं है। अभी तक मालिक इस प्रॉपर्टी का कौन बन के बैठा हुआ है? बी नाम का व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है। तो अगर आपको ये सारी कहानी अगर समझ में भी नहीं आई है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देके आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कि भाई आप जाली डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आधार कार्ड अपना बनवाने के लिए जाली डॉक्यूमेंट अपने हाथों में लेकर जाते हो और सरकारी ऑफिस में वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देते हो कि मेरे आधार कार्ड बना दो। जाली डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने आधार कार्ड अपना बनवा लिया। आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आपने जो है मोबाइल फोन की सिम खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदी, पासपोर्ट बनवा लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया। वो जाली आधार कार्ड
जाली डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो आधार कार्ड आपने बनवाया, तो कल को आपके ऊपर कोई केस होता है और आपके आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होती है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, तो क्या पता लगता है कि आपने जाली डॉक्यूमेंट देके आधार कार्ड बनवाया, तो जो आपने बैंक अकाउंट खुलवाया वो इलीगल, जो आपने पासपोर्ट बनवाया वो इलीगल, जो आपने सिम ली है वो इलीगल, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, मालिकाना हक कोई नहीं होगा। ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नकली, जाली, इलीगल ठहरा दिए जाएंगे। ऐसे ही जब स्टार्टिंग में एग्रीमेंट टू सेल आपने रजिस्टर करवाया ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप के पास मालिकाना हक आ ही नहीं सकता। मालिकाना हक आ ही नहीं सकता तो किसी दूसरे के नाम पे एग्रीमेंट टू सेल आप रजिस्टर करवा ही नहीं सकते, और सामने वाला व्यक्ति भी मालिक उस प्रॉपर्टी का बन ही नहीं सकता है। दैट्स इट। जब एक पेड़ हम उगा रहे हैं, उसकी जड़ें ही कमजोर होंगी, तो जो हमारा पेड़ की टहनियां होंगी वो भी तो कमजोर होंगी ना, जब हमारी जड़ें ही कमजोर हैं। ऐसे ही जब ये रजिस्टर्ड होना चाहिए एज पर सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत 4 महीने के अंदर अंदर जब आपने रजिस्टर करवाया ही नहीं है, तो पहली गलती तो यही हो गई है। बाकी बाद में आप जो मर्जी डॉक्यूमेंट बनाते रहो, किसी के नाम पे भी ट्रांसफर करते रहो, इलीगल मान लिया जाएगा। रजिस्टर जिसके मर्जी के नाम पे करवाते रहो, इलीगल मान लिया जाएगा। मालिकाना हक आपके पास है ही नहीं, याद रखिएगा। तो अब कानूनी रूप से मुझे क्या करना चाहिए, इन चीजों का चेक करना है। पहला, जिससे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं उस प्रॉपर्टी की मैं पूरी की पूरी टाइटल की चेन होती है कि जब से ये प्रॉपर्टी बनी है किसके नाम पे थी, फिर उस व्यक्ति ने किसको बेची, फिर उस व्यक्ति ने किसको बेची, उन व्यक्तियों का नाम होना चाहिए टाइटल चेन के अंदर। तो क्या टाइटल चेन आपको दिखा रहा है बेचने वाला व्यक्ति, और टाइटल चेन में उस व्यक्ति, जो व्यक्ति आपको बेच रहा है उसका नाम है टाइटल चेन के अंदर? याद रखना, पहला डॉक्यूमेंट ये चेक करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट, प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो भी रहे होंगे उनमें बेचने वाले व्यक्ति का नाम है, जैसे कि ये वाला, जो बी नाम का व्यक्ति जब बेच रहा है ए नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट टू सेल के दौरान, तो ऐसे केस में ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा। तो जब ए नाम का व्यक्ति आगे सी को बेचेगा तो सी की यहां पे जिम्मेदारी बननी चाहिए कि भाई साहब आपने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है किसके बेसिस पे खरीदी है, जे एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे खरीदी है। एग्रीमेंट टू सेल आपका रजिस्टर था? नहीं था। यहीं पर सी नाम के व्यक्ति को अलर्ट हो जाना चाहिए था पैसे देने से पहले, प्रॉपर्टी अपने नाम पे करने से पहले, जो अपने सी ने गलती कर दी। तो प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो भी है एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक और मैं छोटा सा आपको बता देता हूं, कानूनी जानकारी वैसे बताता नहीं है कोई वकील आपको, ठीक है। मान लेते हैं 4 महीने में अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करी होती है ना, तो इसका भी एक उपाय होता है। सेक्शन नंबर 34 में लिखा हुआ है ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर आप जाओगे रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, भाई साहब हमें ना थोड़ा लेट हो गए, हम 4 महीने में हमने रजिस्टर नहीं करा पाए। बाद में जब भी आप जाते हो, जितने भी दिन लेट हो जाते हैं आपको, तो रजिस्ट्रार के पास जाते हो, तब भी आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। बात उसके लिए ना रजिस्टर आपसे फाइन मांगता है, पेनल्टी की फीस मांगता है, वो पे कर दो, आपका डॉक्यूमेंट बाद में भी रजिस्टर हो जाएगा 4 महीने बीत जाने के बाद। याद रखना, ये सेक्शन 34 में लिखा है। अब उसके बाद ओरिजिनल एग्रीमेंट आपने चेक करना चाहिए था। सी नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ए नाम के व्यक्ति की ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल चेक करना चाहिए था, वो नहीं करा, इस वजह से धोखा खाया। चौथा, एक और बात समझ लीजिए, मान लेते हैं मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बेचना चाहता हूं, और वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे ना मैंने लोन ले रखा है बैंक से, और मैं आपको बताता नहीं हूं कि भैया नहीं प्रॉपर्टी में कोई लोन नहीं है, भरोसा रखो यार, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बढ़िया प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। ऐसे मैं अपने जाल में आपको फंसा लेता हूं, और दरअसल मैंने वो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई हुई है बैंक वालों को, और वो प्रॉपर्टी मैंने जो है उस पर लोन उठाया हुआ है। तो ऐसे केस में किसी पे भरोसा नहीं करना है आपको। जो भी व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, आप उससे बोलिए भाई मेरे को एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मेरे को आप दे दीजिए फला फला प्रॉपर्टी का, बात खत्म। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ जाएगा तो ये चौथा डॉक्यूमेंट आप लिखना चाहो अपने पास लिख सकते हो। ये चौथा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको और होनी चाहिए, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। याद रखना। अगर वीडियो पसंद आई और आपके क्या अपनी कहानियां रही हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। लीगल आपकी कोई भी कहानी रही है या कोई भी आप अपनी कहानियां शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, सीधा व्हाट्सएप पे आ जाओगे, अपनी कहानी आप वहां पे शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।